अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर इंसिया जुल्फ़िकार। मैं आप लोगों को आज पल्मों के हाई यील्ड पॉइंट्स पढ़ाऊंगी जो कि आपकी रफ़ी पॉइंट्स में गिवन है। ठीक है, रफ़ी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो आपकी हाई यील्ड पॉइंट्स हैं, आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आते होते हैं। ठीक है जी डॉक्टर एजाज कर दे वो नहीं हिंदी वाले से पापा की ओके। अच्छा, तो बच्चों हमारे पास ये है पल्मो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने रफ़ी पॉइंट्स खोल लें। एक बात मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो भी एग्जाम पास करना है, ठीक है, लेट इट बी एफसीपीएस, जेकेट है, एमएसएमडी है, या फिर आपका कोई और भी एग्जाम है, तो बच्चों रफ़ी इज वन ऑफ दोस बुक्स जिस पे आप रिलाई कर सकते हो। बहुत प्रिसाइज बुक है, टू द पॉइंट चीजें लिखी हुई है और इसमें वही चीजें मेंशन्ड है जो आपके पेपर में आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो एक्स्ट्रा है या इतनी लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन दे दी और जो आपसे पूछी नहीं जाएगी। इसमें बच्चों बहुत कंसाइज करके टू द पॉइंट चीजें मेंशन्ड है और पेपर में इसी तरह से पूछा जाता है। तो इसके अंदर हाई यील्ड मटेरियल मौजूद है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस रफी के अंदर जितने भी पॉइंट्स मौजूद है, एक एक पॉइंट आप सबको रटा होना चाहिए। पहले तो आपने अच्छे से समझ लेना है, जब आपने एक दफा समझ लिया उसके बाद आपने इनको रट्टा मार लेना है। क्लियर एवरीवन? क्लियर? जी बच्चों को हाँ, कोई तो मुझे रिस्पॉन्ड करे थम्स अप, ताकि मुझे पता हो कि आप लोग मेरे साथ चल रहे हो, आप लोगों को समझ भी आ रही है और ऑल दैट। ठीक है, वेरी गुड। चलो बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला हमारे पास जो इन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है बच्चों, वो सार्कोइडोसिस का है। अब देखो सार्कोइडोसिस क्या है बच्चों, इस सार्कोइडोसिस के अंदर क्या होता है, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होती है। क्लियर? और आप अगर चेस्ट एक्सरे करवाते हो, सीटी कराते हो चेस्ट, तो उसमें आपको हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी मिलेगी। ठीक है, और फिर जब हम लोग उसकी सीरम एनालिसिस करवाएंगे तो उसमें बच्चों हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, और बच्चों एक और बहुत ज्यादा डायग्नोस्टिक फीचर है, वो ये है कि सार्कोइडोसिस के अंदर नॉन कैशियस ग्रेन्युलोमास बनते हैं। मैं कल पढ़ा था। हाँ जी, कल डॉक्टर हसीब आपको पढ़ा रहे थे, मैं उनका लेक्चर थोड़ा बहुत मैंने सुना था। तो आप लोगों ने फिर भी मुझे लगता है डॉक्टर हसीब से रिक्वेस्ट की थी कि हाई यील्ड पॉइंट्स यानी रफी कब डिस्कस होगी। तो डॉक्टर हसीब ने मुझे कहा था कि आज फिर बच्चों को पल्मो पढ़ा दीजिएगा और वो उसके रफी पॉइंट्स पढ़ाने हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं? ये समझ आ गए थे, वो दूसरे उसका पूछा था, थोरैक्स वाले का पूछा था, लाइक इससे पहले अच्छा, वो जो चलो थोरेक्स करना चाह रहे हो। वैसे थोरेक्स कल डॉक्टर हसीब की क्लास से उसको पहले दिन जो क्लास हुई थी उसमें ना मैंने आप लोगों से थोरेक्स डिस्कस किया था। तो इफ यू वांट कि आप लोग थोरेक्स दोबारा डिस्कस करना चाह रहे हो तो मैं अभी थोरेक्स करा देती हूँ। ठीक है मैम, अभी आगे से दिलवा दें वो वाले। तो मैंने इसलिए सर से पूछा था क्योंकि मैंने ज्वाइन लेट किया है ना, तो मैंने वो मैं उसकी रिकॉर्डिंग देख लूंगी। अभी जिस तरह बाकी चलना चाहते हैं वैसे कर ले। मैम जो पल्मो ओके बच्चे, फिर आप हैं वो बात करेंगे मैम। नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। चले, ठीक हो गया। जिस दिन हमारा रिवीजन डे होगा या जिस दिन सिर्फ आपका टेस्ट होगा, कोई मॉक एग्जाम होगा, उस दिन जब हमारा ये लेक्चर वाली क्लास खाली होगी ना, उस दिन मैं आपको थोरेक्स कवर करा दूंगी। और थोरेक्स बहुत छोटा टॉपिक है, दो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये नहीं कह सकते कि जाने दो, करना आपने जरूर है, लेकिन बाद में जिस दिन टेस्ट होगा और लेक्चर नहीं होगा, कि कोई लेक्चर नहीं होगा, उस दिन मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है? अच्छा, तो बच्चों अभी हम लोग सार्कोइडोसिस डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, सार्कोइडोसिस एक मल्टी ऑर्गन, इसमें सारे मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर नॉन कैसिएटिंग ग्रेन्युलोमास बनते हैं। ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है फॉर सार्कोइडोसिस। ठीक है, अब अगर आप टीबी देखोगे तो उसमें कैसिएटिंग ग्रेन्युलोमास बनते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली आप देखेंगे तो टीबी के अंदर कैसिएटिंग ग्रेन्युलोमास, जबकि बच्चों ये जो हमारे पास सार्कोइडोसिस है इसके अंदर नॉन कैसिएटिंग ग्रेन्युलोमास बनते हैं। दूसरी इसकी फीचर ये कि हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी, आप चेस्ट एक्सरे करके देख रहे हैं, सीटी चेस्ट देख रहे हैं, तो उसमें हमें लिम्फ जो हाइलम वाली जगह है, लंग्स की जो हाइला है, वहां पर जो लिम्फ नोड्स है उनकी लिम्फ एडिनोपैथीज मिलेंगी। तीसरा ये कि बच्चों हम लोग सीरम एनालिसिस देखेंगे तो उसके अंदर हमें हाइपर कैल्सीमिया मिलेगा। ठीक है एक और बहुत बच्चों डायग्नोस्टिक फीचर वो ये है कि सार्कोइडोसिस के अंदर एस्टेरॉइड बॉडीज बनते हैं। दिस इज वन ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो आप देखोगे कि वहां पे एस्टेरॉइड बॉडीज मिलते हैं।
ठीक है। अच्छा, एक और चीज बच्चों ये है कि फीमेल्स के अंदर सार्कोइडोसिस में आपको एरेथमा नोडोसम, ठीक है, यानी कि एक स्किन की आप एलर्जी समझे, ठीक है, एरेथमा नोडोसम उस फीमेल्स इस फीचर के साथ आपको कॉमनली प्रेजेंट करती हैं ओपीडी में। क्लियर एवरीवन? और आपने ये याद रखना है कि सार्कोइडोसिस के अंदर टी सेल्स जो है, टी लिम्फोसाइट्स जो है, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। क्लियर? मैम हम कह रहे थे कि अगर कल हमने 7 पॉइंट पढ़े थे ना, अगर हाँ। उसके बाद बात कर ले 8वें से। अच्छा, तो आप मुझे बताओ कहाँ से आगे शुरू करना है बच्चों? मैम मेसोथीलियोमा मैम वाला मेरा पॉइंट तो है। 11th एडिशन है 61। मैम 103 पॉइंट नंबर 103। अच्छा बच्चे, 11th एडिशन में कौन सा पॉइंट है डॉक्टर शायान? 61। ओके, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब देखिएगा 61 पॉइंट, या फिर आप लोग जो पेज मुझे बता रहे हो उसको खोल लो, उसमें सबसे पहले मीजोथीलियोमा गिवन है। तो बच्चों आपने ये याद रखना है, मीजोथीलियोमा इज एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोस, ठीक है। अब हम लोग आगे जाके कुछ ऐसी डिजीजेस पढ़ेंगे जो हमारे प्रोफेशन के साथ रिलेटेड होती है, ठीक है। कुछ डिजीजेस जो होंगी वो कोल माइनर्स में होंगी, कुछ सैंड ब्लास्टर्स के अंदर होंगी, कुछ फैक्ट्री वर्कर्स के अंदर होंगी, कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्कर्स के अंदर होंगी। अब ये होता क्या है बच्चों, जिन एजेंट्स का एक्सपोजर पेशेंट को होता है बहुत सारे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो पेशेंट जो है वो डिजीज बेसिकली डेवलप करता है ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ दैट पर्टिकुलर यू कैन से एजेंट, या जो भी उसके पास एलर्जेन था, ठीक है। उसके बहुत लंबे अरसे की ड्यूरेशन के एक्सपोजर की वजह से पेशेंट के अंदर जो है वो डिजीज डेवलप हो जाती है। तो उस तरह की चीजें आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों मीजोथीलियोमा आपकी बुक में मेंशन्ड है। मीजोथीलियोमा का ये है कि मीजोथीलियोमा की एसोसिएशन बच्चों एस्बेस्टोस के साथ है। आगे जाके जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि एस्बेस्टोसिस किन लोगों के अंदर होता है। बच्चों एस्बेस्टोस जो है इसका एक्सपोजर, एक तो हमारे पास शिप बिल्डर्स, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी कश्तियां बना रहे उनका एक्सपोजर है। दूसरा रूफिंग, ये जो छत बनाने का काम करते हैं। और तीसरा प्लम्बिंग, ठीक है, जो प्लम्बर्स है, रूफ्स बना रहे और जो शिप्स बना रहे, शिप बिल्डिंग का काम करते हैं। तो बच्चों जितने भी हमारे वर्कर्स है, जितने भी लेबर्स है, वो इनका एक्सपोजर एस्बेस्टोस की तरफ होता है। क्लियर? उसकी वजह से बच्चों ये लंग्स के अंदर मीजोथीलियोमा डेवलप कर लेते हैं। क्लियर? समझ आ रही है? और ये बात याद रखो कि आप एस्बेस्टोसिस जो है मीजोथीलियोमा तो करता ही करता है, लेकिन बच्चों इसका जो ज्यादा डिवेस्टेटिंग इफेक्ट कह दो या बहुत ज्यादा जो एक खतरनाक इफेक्ट है वो ये कि ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इन लंग करवाता है। क्लियर? ये पहली बात तो ये कि लंग कैंसर कॉज कर रहा है, ठीक है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का इंसिडेंस बहुत ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे बच्चों ये मीजोथीलियोमा कॉज करता है। आपके पेपर में पूछा जाता है कि एस्बेस्टोसिस है पेशेंट को, ठीक है, या फिर कोई जो है शिप इंडस्ट्री वर्कर है और उसका एक्सपोजर है एस्बेस्टोस की तरफ, तो मोस्ट कॉमनली उस पेशेंट के अंदर क्या डेवलप होगा? तो बच्चों मोस्ट कॉमनली उसके अंदर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा डेवलप होता है। सेकंड नंबर पे जाके जो है ना मीजोथीलियोमा ऑफ लंग डेवलप होगा। इज दैट क्लियर? यस मैम। हाँ, बच्चे इसको गलत कर देते हैं। एक चीज बस इन्होंने देख ली कि मीजोथीलियोमा एसोसिएशन है एस्बेस्टोस, तो वो मीजोथीलियोमा का टिक कर देते हैं, और दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग। यू हैव टू रीड द एमसीक्यू वेरी केयरफुली। अगर वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यू कैन से डिबिलिटेटिंग कॉज या फिर पैथोजेनेसिस ड्यू टू एस्बेस्टोसिस, तो दैट इज ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। और सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आता है वो है मीजोथीलियोमा। क्लियर? अच्छा, एक और चीज फिर आप याद रखो बच्चों के एस्बेस्टोसिस में लोअर लोब्स ऑफ लंग जो है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? लंग्स के लोब्स को अगर देखोगे तो एस्बेस्टोसिस के पेशेंट के अंदर एक्सरे में अगर हम लोग देखें तो लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। सवाल ये भी पूछा जाता है कि कौन सा लोब इफेक्ट होता है। क्लियर? क्लियर? जी मैम क्लियर। ओके, तो काइंडली जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मेक श्योर करें कि रिकॉर्डिंग चल रही है, ताकि जो बच्चे नहीं अवेलेबल उनके लिए बाद में हम ये अवेलेबल कर सके। अच्छा बच्चों, आप उसी में देखो, अगला है एस्बेस्टोस, आंसर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा।
वो वही है जो चीज मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगला बच्चों, अगर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में आपके पास सिनेरियो गिवन हो और उन्होंने मेंशन किया हो कि पेशेंट की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है स्मोकिंग की, ठीक है, लेट्स सपोज अगर 15 सिगरेट्स पर डे है या 1 पैक ऑफ सिगरेट पर डे है, पेशेंट अगर इस हिस्ट्री के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो आपने तब ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा करना है, बट द कॉज वुड बी स्मोकिंग। क्लियर? बच्चों, जब भी आप ये ऑक्यूपेशनल डिजीजेस करोगे, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के एमसीक्यू सॉल्व करोगे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द सिनेरियो। अगर तो वहां पे मेंशन होगा कि पेशेंट हैज हिज एक्सपोजर टुवर्ड्स एस्बेस्टोस, आप तब उसका करोगे ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ड्यू टू एस्बेस्टोस या फिर मेसोथेलियोमा एंड ऑल दैट। अगर तो सिनेरियो में मेंशन नहीं है एंड द सिनेरियो इज टेलिंग यू के पेशेंट इज अ स्मोकर, क्रॉनिक स्मोकर है, तो आप करोगे ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा एंड द कॉज वुड बी स्मोकिंग इन दैट पेशेंट। क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. Clear. ओके बच्चों, आगे देखो, हमारे पास है कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमा, वो भी वही चीज है कि एस्बेस्टोसिस। ठीक है, एस्बेस्टोसिस ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमा कॉज कर रहा है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द लेबर जो हमारा शिप इंडस्ट्री में काम कर रहा है, रूफिंग, प्लम्बर्स एंड ऑल दीज वर्कर्स, तो ये हमारे पास ऑक्यूपेशनल कार्सिनोमा ड्यू टू एस्बेस्टोस डेवलप करते हैं। क्लियर? अगला इन्होंने हाई पॉइंट दिया है, कोल माइनिंग है या सैंड ब्लास्टर। तो बच्चों, आपने ये सैंड से जब भी याद करो कि सैंड का जो होता है ना, होता है सैंड में मौजूद होता है सिलिका। ठीक है, SiO2 हम लोग इवन सब FSC में, मुझे याद है जब हम लोग केमिस्ट्री में SiO2 का पूरा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते थे। अगर आप में से किसी को याद है FSC, काफी पुरानी बात होगी है, बट मुझे याद है कि SiO2 हम बनाते थे सैंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बच्चों सैंड जब भी सिनेरियो में मेंशन होगा तो आपने सिलिका जहन में लेके आना है। ठीक है, कि आपसे सिलिका का पूछ रहे, तो व्हेन एवर देयर वुड बी सैंड, कोल, माइनिंग, तो आपने सिलिकोसिस कर देना है उसका, उस पेशेंट के सिनेरियो में। क्लियर? क्लियर? अच्छा बच्चों देखो, a patient works in demolition of old buildings, develops dyspnea, chest x-ray shows diffuse interstitial fibrosis of lungs, iron stained strings and beads were also seen। तो देखिए, ओल्ड बिल्डिंग्स अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्लम्बिंग, बिल्डिंग और ये रूफिंग में जो है हमारे पास एस्बेस्टोसिस था। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एस्बेस्टोस, और बच्चों जितने भी है हमारे पास ऑक्यूपेशनल डिजीजेस है, सब के अंदर डिफ्यूज लंग फाइब्रोसिस सब में हो रही है। क्लियर? डिफ्यूज लंग फाइब्रोसिस तो सब में हो रही है। अच्छा, आगे बच्चों, या 59 years old कंस्ट्रक्शन वर्कर हैज अ हिस्ट्री ऑफ एस्बेस्टोस एक्सपोजर। ठीक है, आप देखो सिनेरियो में आपको मेंशन कर दिया कि पेशेंट का टुवर्ड्स एस्बेस्टोस एक्सपोजर है। उसके बाद क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैलिग्नेंसी इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन दिस मैन। तो बच्चों, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी अगर आपके पेपर में ऑप्शंस में मौजूद है तो सबसे पहले आप ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कर दोगे। अब ये जो स्टेप इन्होंने यहाँ मेंशन की है, मुझे ये इस पे मतलब कंफर्म है कि इन्होंने स्टेप में ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा मेंशन नहीं किया होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है ना मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा है। क्लियर? क्योंकि मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा एस्बेस्टोस जरूर कॉज करता है, बट दैट इज द सेकंड, यू कैन से सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय एस्बेस्टोस। तो इस स्टेप में क्योंकि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का ऑप्शन मौजूद नहीं होगा, इसलिए इसने ये आंसर मेंशन किया है। क्लियर? क्लियर जी। अच्छा, वेरी गुड। फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू लीक्स विद लेयर्स ऑफ मेसोथेलियम, विच स्ट्रक्चर कुड इट पॉसिबली बी। तो बच्चों लंग, अभी मैंने आपको बताया कि जितना भी मेसोथेलियोमा होता है, ठीक है, वो कहाँ हो रहा होता है, लंग के अंदर होता है। ठीक है, फाइब्रस वैस्कुलर टिश्यू है जो कहाँ मौजूद है, मेसोथेलियम। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ मेसोथेलियोमा, और मेसोथेलियोमा हम अभी स्टडी कर चुके हैं कि कहाँ हो रहा था बच्चों, वो हो रहा था लंग के अंदर। क्लियर? जितने भी ऑक्यूपेशनल डिजीजेस है ना बच्चों, वो मोस्ट कॉमनली हमारे लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो चाहे मेसोथेलियोमा पूछा हो, चाहे कैंसर पूछा हो, तो आप आंखें बंद करके ऑर्गन का पूछा हो तो लंग मेंशन कर देना। क्लियर? अच्छा बच्चों, a student was given a slide for microscopic examination. He concluded it to be mesothelium epithelium. The specimen could possibly be of, फिर वही, that is the repetition of the same MCQ, वो lungs है। ठीक है, इतनी समझ आ गई है मेसोथेलियोमा और एस्बेस्टोस।
ठीक है, आगे बढ़े। ओके बच्चों, आगे देखिए, रोग क्रशर डेवलप्स हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी और बायोप्सी बायरफ्रिंजेंट पार्टिकल्स वर प्रेजेंट, और इसका हमारे पास है डायग्नोसिस में सिलिकोसिस। अब देखो बच्चों, रॉक क्रशर हो या कोल माइनर हो या सैंड ब्लास्टर हो, ठीक है, ये तीन चीजों की एसोसिएशन आपने सिलिकोसिस के साथ याद रखनी है। क्लियर? तो देखें, इस पेशेंट के अंदर भी लिम्फ एडिनोपैथी है। जितने भी हमारे पास ये ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, सबके अंदर हमारे पास ये कॉज होता है, ठीक है, लिम्फ एडिनोपैथीज कॉज हो रही होती है, और अगर आप लोग उसको देखेंगे तो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी हो रही होती है। लेकिन रॉक क्रशर इज द बेसिकली लीडिंग पॉइंट, यू कैन से, जो आपको ये बता रहा है कि इट इज ड्यू टू सिलिकोसिस। रॉक क्रशर के अंदर सिलिकोसिस की वजह से होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एस्बेस्टोस इज फ्रॉम द रूफ एज कॉमन इन इंसुलेशन बट इट अफेक्ट्स द बेस ऑफ द लंग्स। अच्छा बच्चों, इन्होंने आपको याद करने का एक तरीका सिखाया हुआ है कि एस्बेस्टोसिस जो है, अच्छा मैंने जो याद किया था ना तरीका, आपको वो बताती हूँ, वो ज्यादा आसान है। अब देखिए, एस्बेस्टोस के अंदर वर्ड यूज हो रहा है बेस्ट। क्या ये वर्ड यूज हो रहा है? बेस्ट। यस। अब देखो बच्चों, मैंने ऐसे याद किया था कि हमने बेस्ट वर्कर्स या लेबरर्स हायर किए थे रूफ्स बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। ठीक। आपने ये याद रखना है कि ये जो एस्बेस्टोसिस है, ये हमारे पास रूफ वर्कर्स के अंदर, ठीक है, और शिप इंडस्ट्री वहां, और बाकी इट अफेक्ट द बेस, और इन्होंने एस्बेस्टोस बेस को अफेक्ट करता है ना, बेस को खराब कर देता है। आप ये याद रखो कि जब आपने बेस्ट वर्कर्स रूफ बनाने के लिए रखे थे, तो उन्होंने रूफ तो बना दिया, लेकिन जो बेस थी यानी कि फ्लोर था घर का, उन्होंने वो खराब कर दिया, क्योंकि उनकी स्पेशलिटी ही रूफ थी। इस तरह मैंने याद रखा हुआ था कि बेस्ट, हमने एस्बेस्टोसिस से बेस्ट वर्ड निकाला, बेस्ट लेबरर्स हायर किए थे रूफ बनाने के लिए, ठीक है, और उन्होंने रूफ तो ठीक कर दिया, लेकिन बच्चों लंग की जो बेस थी वो इसमें खराब हो जाती है एस्बेस्टोसिस में। क्लियर? तो इससे आपने बेस याद रखना है, इसी से रूफ याद करना है। तो ये जो रफी में इन्होंने याद पॉइंट दिया हुआ, अगर इससे आपको याद हो जाता है तो इसके साथ चलो, और अगर मेरा वर्ड आपको याद हो जाए तो आप लोग मेरे वर्ड से भी आप अपना एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? जी। एक्सीलेंट। आगे बढ़ो, देखो, सिलिका एंड कोर आर फ्रॉम द बेस ऑफ यानी कि अर्थ, बट इट अफेक्ट्स रूफ देन अपर पोल्स। अब देखो, सिलिका, कोल और ये जो रॉक्स है, ये सारी की सारी, मैंने आपको कहा था कि सिलिका, ये याद रखो कि जब हम लोग एफएससी में पढ़ते थे और केमिस्ट्री में SiO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे, तो बच्चों हम लोग सैंड करते थे। सैंड इज रिलेटेड टू अर्थ, और अर्थ से ही रिलेशन आपको आता है कोल। अर्थ के नीचे चले जाओ तो कोल है, और ऊपर देखेंगे तो आपको क्या मिले हुए, बड़े बड़े रॉक्स है। अर्थ के ऊपर रॉक्स है, नीचे कोल है, और अर्थ के ऊपर क्या है, सिलिका यानी सैंड है। ये तीनों चीजों की एसोसिएशन बन गई। अब देखो, अर्थ जो होती है वो कहाँ पे मौजूद है, सिलिका बेस पे मौजूद है, ठीक है, लेकिन बच्चों ये बेस पे तो मौजूद है, लेकिन अगर यही धूल मट्टी उठ के ऊपर की तरफ आएगी, रूफ को तो खराब करेगी ना। तो इसे ये याद रखो कि इसमें अपर लोब्स ऑफ लंग्स जो है वो खराब होते हैं, ठीक है। ठीक है। आप लोगों को याद हो रहा है? साथ साथ मैंने छोटे छोटे इस तरह पॉइंट्स बनाए थे अपने याद करने के लिए, और माशाल्लाह आप लोग, हाँ 7th बैच हो, बल्कि पहले जितने बैचेस को मैंने ऐसे याद कराया है। तो बाकी टीचर्स भी जब आपका लेक्चर लेंगे तो सबके याद करने के नमूनिक्स और सबके याद करने के तरीके मुख्तलिफ होते हैं। आप सबका लेक्चर, मैं इसीलिए कहती हूँ सबका लेक्चर लिया करो, कि किसी के लेक्चर से आपको कोई भी याद करने का कोई पॉइंट मिल जाता है और वो बात जहन में रह जाती है, पेपर में जाके वो याद आता है कि हाँ डॉक्टर इंसिया ने कहा था कि हम लोग रूफ बनाने के लिए बेस्ट वर्कर्स, एस्बेस्टोसिस से बेस्ट वर्कर्स रूफ बनाने के लिए हमने हायर किए थे, और उन्होंने रूफ तो ठीक बना दी, लेकिन बेस जो थी घर की यानी कि लंग के बेसिस थे वो खराब थे। क्लियर? जी। ये सिलिकोस का एक बार रिपीट कर लो। एस्बेस्टोस का बच्चों आप में से कोई एक बच्चा रिपीट करे, चले ये नमूने आप में से कोई रिपीट करे। ये मैडम ने इस तरह से बताया कि जो एस्बेस्टोस होती है ना, ये रूफ मतलब में होती है, और जो इफेक्ट कर रही होती है ना हमारे लंग की जो बेस होती है, मतलब लोअर लोब होते हैं, उसको इफेक्ट कर रही होती है। इसी तरह जो हमारी सिलिका होती है सैंड, ठीक है, ये अर्थ जमीन में पड़ी होती है ना, बेस में पड़ी होती है, लेकिन जो इसके इफेक्ट करती है ना, ये हमारे लंग के अपर लोब को करती है। और इसमें एक चीज अगर आप याद रख ले, तकरीबन लंग्स की जितनी भी डिजीजेस होती हैं, जैसे टीबी हो गई, सारी ये हमारे
लंग के अपर लोब को इफेक्ट कर लेती हैं, और ये एक एस्बेस्टोस ही है जो हमारे लोअर लोब को इफेक्ट कर रही होती है। एक्सीलेंट, वेरी गुड बच्चों, आपको तो बहुत अच्छा आता है। ये डॉक्टर हसीब ने पढ़ाया है या मैंने पढ़ाया इतना अच्छा? ये कौन पढ़ा रहा है इतना अच्छा आप लोगों को? मैडम सारे ही अच्छा पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, वेरी गुड। चलो अच्छा बच्चों, अगला हमारे पास है, नीचे देखो एस्बेस्टोसिस का इन्होंने छोटा सा पैराग्राफ गिवन है, टेबल ये। अच्छा रफी के बच्चों, टेबल्स बहुत जरूरी है। हालांकि जो स्टेम्स है, स्टेटमेंट्स है, ये भी जरूरी है, लेकिन बच्चों ये जो टेबल्स है इस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये टेबल्स आपको फिंगर टिप्स पे और रटे हुए होने चाहिए, ठीक है? पहले समझ लो समझने के बाद इन सबको रट्टा मार लेना। अच्छा, अब सबसे पहले देखो बच्चों, एस्बेस्टोसिस का इट इज एसोसिएटेड विद शिप बिल्डिंग, रूफिंग एंड प्लम्बिंग एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगला है हमारे पास, इट अफेक्ट्स द लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स। जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि जितनी भी लंग की डिजीजेस है, चाहे टीबी है, चाहे ये हमारे पास सिलिका कोल वाली डिजीजेस है, वो अपर लोब्स ऑफ द लंग्स को ही अफेक्ट करती, सिवाय इस एस्बेस्टोस के ये लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स को अफेक्ट करता है। क्लियर? एंड इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर। ठीक है, एस्बेस्टोसिस मोस्ट कॉमनली लंग कैंसर कॉज करता है, यानी कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, इसका इंसिडेंस ज्यादा है। और बच्चों सेकंड नंबर पे ये जो है मेसोथेलियोमा कॉज करता है। क्लियर? क्लियर? एस्बेस्टोस याद हो गया? यस मैम। जी यस मैम। टीबी तो हाँ, डॉक्टर अगला बच्चों देखो डॉक्टर जी बेटा। टीबी तो एपिकल और पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब को अफेक्ट नहीं करती, सेकेंडरी टीबी। जी बेटा, अपर लोब आ गया ना, टीबी अपर लोब आ गया, गुड। तो डॉक्टर साहब ने यही बताया कि मोस्टली डिजीजेस अपर लोब को इन्वॉल्व करती है, ठीक है, सिवाय इस एस्बेस्टोसिस की ये लोअर लोब को इन्वॉल्व करती है। क्लियर? जी क्लियर। अच्छा, अगला बच्चों हमारे पास है ब्रियोलिसिस। इसमें क्या होता है, सारे के सारे अपर लोब्स ऑफ लंग्स इन्वॉल्व होते हैं एंड इट इज एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू बेरिलियम इन एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब देखिए ये एरोस्पेस, ठीक है, ये जो हम एरोस्पेस किसको कहते हैं बच्चों, जिसके अंदर हमारे पास क्या बन रहे हैं, ये जो स्पेस शिप्स है, स्पेस इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली ब्रिलियम जो भी हमारे पास मेटल है वो यूज होता है। तो जिन लेबरर्स का इसकी तरफ एक्सपोजर होगा प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन का, तो वो ब्रियोलिसिस डेवलप कर लेंगे। ग्रैन्युलोमेटस ऑन हिस्टोलॉजी एंड इट ओकेजनली रिस्पॉन्सिव टू स्टीरॉइड्स। अब बच्चों ये एक आपका एमसीक्यू बन के आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओकेजनली रिस्पॉन्सिव टू स्टीरॉइड्स। ठीक है, जब हम लोग स्टीरॉइड्स अगर पेशेंट को देते हैं, डेक्सा दे दे, बीटासोन दे दे, तो ये वाले जो ब्रियोलिसिस के पेशेंट्स हैं, दीज ओकेजनली रिस्पॉन्ड। क्लियर? यही आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। क्लियर एवरीवन? जी बच्चे आप लोग ना अपना माइक ऑफ कर दे, जब मैं पूछूं ना कुछ तो मुझे रिस्पॉन्ड करने के लिए माइक ऑफ कर दे, वरना एक डिस्ट्रैक्शन रहती है। पहले ही मेरा गला खराब है और मेरी अपनी आवाज अजीब हुई हुई है, तो वो मेरे कानों में रेजोनेट कर रही होती है सारी आप लोगों के माइक्स की आवाजें। अच्छा, अगला बच्चों हमारे पास है एंथ्राकोसिस। देखो बच्चों, एंथ्रा वर्ड हम यूज करते हैं ब्लैक के लिए, ठीक है, ठीक है, एंथ्रा वर्ड हम लोग ब्लैक के लिए यूज करते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास देखो, इनहेलेशन ऑफ कार्बन डस्ट है एंडेमिक इन अर्बन एरियाज एंड इट कॉजेज नो हार्म। बच्चों ये जो हमारे पास एंथ्राकोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डस्ट इनहेल करने की वजह से होती है। अब देखिए, जितने भी लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, यानी कि बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, जिस लाइक कराची, ठीक है, और इसके अलावा आप इवन लाहौर जो भी कंसीडर करें, जहाँ पे बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स हैं और बहुत सारा ट्रैफिक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन इनहेल हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है लंग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ब्लैक एक वो शीट बन जाएगी। यस, ठीक है, और इसकी कोई हार्म नहीं होती, ठीक है, इट डजंट कॉज मच हार्म टू द पेशेंट। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ एक एंथ्राकोसिस, इट इज हार्मलेस, ठीक है, क्लियर? यस, अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मैंने मुझे मोटा वाजिब restomo lagi Dr. Saiman. आज ये मोहनी restomo की नहीं मती, डॉक्टर माती का। अब अच्छे से करना restomo लेके बनेगी।
अच्छा बच्चों, अब हम लोग एंथ्राकोसिस, आप लोगों को समझ आ गई। एंथ्राकोसिस सिर्फ और सिर्फ कार्बन की इनहेलेशन, प्रोलॉन्ग अगर पेशेंट का एक्सपोजर होगा तो ऐसे पेशेंट के अंदर कार्बन की इनहेलेशन की वजह से एंथ्राकोसिस, लंग्स के ऊपर एक ब्लैक कलर की आपके देख वो लेयर बन जाएगी, ठीक है। इट इज हार्मलेस। क्लियर। अगला बच्चों हमारे पास है कोल वर्कर्स न्यूमोकोनिएसिस। इसको हम लोग बच्चों ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर, आर यू गाइस विद मी? यस मैम। यस वेरी मैम। गुड, वेरी गुड। जी। अब देखो बच्चों, अगला हमारे पास है कोल वर्कर्स न्यूमोकोनिएसिस, ठीक है। अब इसको बच्चों हम लोग ब्लैक लंग डिजीज भी कहते हैं। यही है बच्चों कि अगर तो पेशेंट का कोल डस्ट की तरफ बहुत सारा एक्सपोजर हो, ठीक है, या डस्ट कोल इसकी तरफ बहुत सारा एक्सपोजर होगा तो लंग के ऊपर एक वही है ब्लैक कार्बन की एक लेयर बन जाएगी लंग के ऊपर, इसलिए हम इसको ब्लैक लंग डिजीज या कोल वर्कर्स न्यूमोकोनिएसिस कहते हैं। क्लियर। और बच्चों ये भी अपर लोब्स ऑफ द लंग को ही अफेक्ट करता है। क्लियर। आगे आ जाओ बच्चों, अगला हमारे पास है सिलिकोसिस, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो सिलिकोसिस क्या, इट अफेक्ट्स द अपर लोब्स, ठीक है, अपर लोब्स। इट इज एसोसिएटेड विद ग्लास मैन्युफैक्चरर्स, स्टोन कटर्स, सैंड ब्लास्टिंग माइंस। अब मैंने आपको क्या याद कराया था? सिलिका याद कराया था सैंड से, मट्टी से, ठीक है, क्योंकि हम बचपन में एफएससी में सिलिका का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे सैंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए। अब जितने भी बच्चों हमारे पास मट्टी के ऊपर यानी कि सैंड है, मट्टी के नीचे चले जाओ तो कोल है, और अगर आप लोग उसके ऊपर आ जाओ तो रॉक्स है। तो जितना भी आपको सिनेरियो में मेंशन होगा, चाहे कोल है, चाहे रॉक्स है, चाहे सैंड है, चाहे करते करते ग्लास पे भी आ जाओ बच्चे, ग्लास इंडस्ट्री, ये जितने भी इन वाले इंडस्ट्रीज के पेशेंट है उनके अंदर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से क्या होगा? सिलिकोसिस डेवलप हो जाएगा। क्लियर। इनके अंदर सिलिकोसिस डेवलप हो जाता है। अब देखो अब बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि सिलिकोसिस के पेशेंट के अंदर एक्शेल कैल्सिफिकेशन हो जाती है हाइलर लिम्फ नोड्स की। जो लंग के दोनों हाइला है वहां पर जो लिम्फ नोड्स मौजूद है, उन लिम्फ नोड्स की क्या हो जाएगी? एक्शेल कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। जो सिलिका है यानी सैंड है, पेशेंट इनहेल करता जा रहा है, उसकी वजह से अंदर जाके कैल्सिफिकेशन, हार्ट नोड्यूल्स या जो भी चीजें कैल्सिफिकेशन बन रही है, उसको हम बच्चों कहते हैं एक्शेल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। और एक और बात याद रखो कि जिस पेशेंट के अंदर सिलिकोसिस हो गया उसके अंदर टीबी होने के भी ज्यादा चांसेस होते हैं, यानी सिलिकोसिस के पेशेंट के अंदर टीबी इन द लॉन्ग रन हो ही जाता है। क्लियर। यस मैम। वेरी गुड। मैम ये एक्सेल क्लासिफिकेशन वाली बात जरा दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा बच्चे देखो, हमारे पास जो सिलिका है ना, हमारे सैंड है, उसकी अगर बहुत सारे टाइम अगर पेशेंट एक्सपोज्ड है और वो इनहेल कर रहा है, ठीक है, या फिर पेशेंट कोल ब्लास्टर है, या फिर रॉक क्रशर है पेशेंट, या फिर इवन ग्लास इंडस्ट्री में भी काम कर रहा है फॉर 10 to 15 ईयर्स, और फिर उसका एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है। वैसे तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जो माइनिंग करते हैं, सैंड ब्लास्टिंग कर रहे हैं, रॉक क्रशर्स है, इनके काम करने के ना बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, कि वो अंदर जो भी चीज होती है जो उसको क्रश करती है रॉक को, उसको क्रश करने के लिए कोई एक चीज अंदर रखते हैं और फिर उन वर्कर्स को बाहर आना होता है। बाहर आके वो वेट करते हैं कि वो रॉक है ना खुद ही बर्स्ट हो जाए, और बर्स्ट होने के भी पता नहीं कितने घंटों बाद लेबर ने जो है वर्कर्स ने अंदर एंटर होना होता है, और उनके मास्क होते हैं पहनने को, इतना कुछ होता है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन बच्चों इस सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं पेशेंट का एक्सपोजर इतना खतरनाक होता है कि वो इनहेल कर ही रहा होता है। समझ रहे हो आप लोग? इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के बावजूद पेशेंट जो है, क्योंकि वो 10 to 15 ईयर्स उसका काम ही यही होता है, ऑक्यूपेशन ही यही है, तो वो इनहेल कर रहा होता है। तो बच्चों उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट की जो हाइलम, लंग्स के हाइलम है, वहां पर जो है कैल्सिफिकेशन हो जाती है। उस कैल्सिफिकेशन की बच्चों अपीयरेंस जो है वो एग शेल जैसी होती है, ठीक है, इसलिए हम उसको कहते हैं एग शेल कैल्सिफिकेशन कहते हैं। समझ आई? जी। वेरी गुड। अब बच्चों इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लो कि ये जो एग शेल कैल्सिफिकेशन हो रही है या सिलिकोसिस हो रहा है, उसमें क्या होता है, जो बच्चों फेगोलाइसोसोम्स है पेशेंट के, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो मैक्रोफेजेस है यानी पेशेंट की इम्यूनिटी है वो खराब हो जाती है। तो डिस्ट्रप्शन ऑफ फेगोलाइसोसोम्स एंड इम्पेयर्ड मैक्रोफेजेस की वजह से पेशेंट बाद में इजीली टीबी डेवलप कर लेता है। समझ आई?
This is the pathophysiology how a patient of silicosis later on develops TB. Is that clear? जी अच्छा तो बच्चों ये था हमारे पास सो फार ऑक्यूपेशनल डिजीजेस से रिलेटेड। डिजेस्टेम्स बेसिकली वही है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। मैं रीड कर देती हूँ, किसी को कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ ले, लेकिन ये जो स्टेम्स है इनकी मुझे नहीं लगता कि फर्दर कोई आपको एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। यू गाइज ऑलरेडी नो, आपने चीजों को सिर्फ याद करना है। अब देखो बस बेहतरीन है, बस ठीक है बाजी, शो। अच्छा तो अगला बच्चों हमारे पास है अ नॉन स्मोकर पेशेंट प्रेजेंटेड विद चेस्ट हैवीनेस, ठीक है, कफ एंड हिमोप्टिसिस और इन्वेस्टिगेशन ही इज डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ लंग कैंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल एजेंट एक्सपोजर लीड्स टू दिस डिसेबिलिटी। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको एक सिनेरियो गिवन है, इट इज वेरी वेरी सिंपल। ये मुझे लगता है एफसीपीएस में अगर कोई सिंपल सिनेरियो आ सकता है, सिंपल सवाल आपको आ सकता है तो वो ये है। देखो इसमें उन्होंने बताया कि पेशेंट को जो है ना चेस्ट हैवीनेस है, हिमोप्टिसिस है, लेट सपोज वो आपको ये भी दे दे कि पेशेंट को प्रोडक्टिव कफ है, पेशेंट को वेट लॉस है, तो बच्चों ये सारी की सारी जो फीचर्स है ना कैंसर की तरफ लेके जा रही है कि लंग कैंसर वाली फीचर्स है। लेकिन उन्होंने ये मेंशन किया है कि पेशेंट जो है वो नॉन स्मोकर है, ठीक है, पेशेंट नॉन स्मोकर है। हिस्ट्री गौर से देखो आप, पेशेंट नॉन स्मोकर है, लेकिन उन्होंने ये बताया कोई इन्वायरमेंटल एजेंट है जिसकी तरफ पेशेंट का एक्सपोजर है। तो बच्चों आप ये याद रखो जो इन्वायरमेंटल एजेंट है जो पेशेंट का लंग कैंसर कॉज करवाता है दैट इज रेडॉन। ठीक है, ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव गैस है। तो लेट सपोज अगर कोई पेशेंट ये रेडियो एक्टिव गैस या कोई उस तरह का इंजीनियर है जो भी है वहां काम करता है, उसका एक्सपोजर है, ठीक है, ये जो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर ये जो हॉस्पिटल्स वगैरह होती है बच्चों कैंसर, उसमें इन चीजों का एक्सपोजर होता है ना पेशेंट जो वर्कर होता है उसका। तो अब अगर आपसे पूछा जाए एनवायरमेंटल एजेंट कौन सा है तो बच्चों दैट इज रेडॉन गैस। इज दैट क्लियर? ये भी याद कर लो कि कौन सा एनवायरमेंटल एजेंट है। क्लियर? मैम स्मोकिंग के बाद मेरा ख्याल है सेकंड पॉजिटिव एजेंट ऑफ लंग कार्सिनोमा इज रेडॉन। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जब आपके सिनेरियो में मेंशन होगा कि बंदा आपका पेशेंट स्मोकर भी है और लॉन्ग हिस्ट्री स्मोकिंग के, तो उसमें तो बहुत ऑब्वियस है कि स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर इन दैट पेशेंट। एंड इफ योर सिनेरियो डिस्टिंक्टिवली टेल्स यू योर पेशेंट इज नॉट अ स्मोकर एंड ही हैज सम एनवायरमेंटल एजेंट और उसका एक्सपोजर है, ओनली देन यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर रेडॉन गैस। क्लियर? जी अच्छा प्यारे yes? से लिखा मैम निमोकुनोज में भी सिलिका एक्सपोजर था और सिलिकोज या अगर सिलिका एक्सपोजर था तो उसमें कौन सा ऑप्शन है? अच्छा ठीक है, पहले डॉक्टर जी बच्चे। अच्छा एक डॉक्टर साहब का सवाल तो मुझे समझ आ गई और वो मैं जवाब देने वाली हूँ। अब डॉक्टर साहब ने ये पूछा कि जो हमारे पास एंथ्राकोसिस है या कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियासिस है उसमें भी कोल डस्ट की तरफ पेशेंट का एक्सपोजर है, ठीक है, और जो सिलिकोसिस है उसके अंदर भी कोल डस्ट कोल या फिर आप ये कह देंगे सैंड की तरफ एक्सपोजर है। तो आप लोग पेपर में किस तरह से कहोगे कि इट इज आइदर ड्यू टू ओनली ड्यू टू कोल एक्सपोजर या फिर दैट हैज टेकन द सिवियरिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ सिलिकोसिस। ठीक है, तो बच्चों देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी सिलिकोसिस का सिनेरियो आपको गिवन होगा तो वो मेंशन करेंगे पेशेंट को एक्शियल कैल्सिफिकेशन बी है, पेशेंट के अपर लोब बी इन्वॉल्व है। सिलिकोसिस का जो सिनेरियो होता है वो बहुत डिस्टिंक्टिव होता है प्यारे बच्चों, उसमें मेंशन होता है, देख के आपको समझ आ जाती है, ठीक है, कि पेशेंट सैंड ब्लास्टर था या रॉक क्रशर था, ठीक है, और पेशेंट को एक्शियल कैल्सिफिकेशन वाली स्टेटमेंट लिखी होती है। क्लियर? और जो बच्चों ये एंथ्राकोसिस और कोल्ड वर्कर्स न्यूमोकोनियासिस है उस पे भी ये मेंशन होता है कि पेशेंट जो है अर्बन एरियाज में रहता है और पेशेंट को जो है पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, क्योंकि दीज टू हमने भी पढ़ा था कि ये कोई हार्ट कॉज नहीं करते। क्लियर? जबकि सिलिकोसिस में आपको डिस्टिंक्टिवली बताया होगा बच्चों के पेशेंट को हाइलर लीफ एडिनोपैथी भी है और हाइलर लीफ एडिनोपैथी बताया कि एक्शियल कैल्सिफिकेशन भी है, अपर लोब्स इन्वॉल्व्ड है, और ये भी बताएगी कि पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी टुवर्ड्स टीबी भी है। क्लियर?
यस सर। जी ओके बच्चों, अच्छा आप लोग ये रिवाइज करो, मुझे 2 मिनट दो, मैं आपको रिजॉइन करती हूँ। ओके